आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखिए 13 अप्रैल को हमारे पास एक MPR दर्ज हुई है। 21 साल की युवती है जिसके माँ बाप के द्वारा ये मिसिंग पर्सन दी गई थी और इस लड़की को बच्ची को 14 को हमने जब ये दस्तयाब हुई और ये थाने में हमारे पास आई तो तब इसके द्वारा ये बयान दिए गए हैं कि ये अपनी मर्जी से गई थी। उसी हेड कांस्टेबल से हनुमान सिंह नामक जो है कि अपनी इच्छा से गई है क्योंकि वो बालिग है और उसी के साथ रहना चाहती है और घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती, तो उसके अकॉर्डिंगली ही कार्रवाई की गई इसमें और उसको भेज दिया गया। अब इस मैटर में जो है आगे वो ये कि इसके पेरेंट्स ने जो ये युवती है इसके जो पेरेंट्स ने खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है 366 और 342 में, जिसमें उन्होंने हनुमान सिंह को आरोपी ठहराते हुए ये कहा है कि वो इसको बहला फुसला कर ले गया और कुछ नशा देके, इस प्रकार से उनका उसमें आरोप है, जिसमें अभी लड़की के 164 के बयान करवाने जाने शेष हैं अभी और ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये मैटर। और हनुमान सिंह अभी फरार है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि ड्यूटी के दौरान वो होटल में किसी अन्य युवती के साथ था, तो इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है और अभी ये मामला जांच अधीन है। हनुमान सिंह अभी वापस नहीं आया है। मैम इसमें ये भी है कि जो MPR थी, गुमशुदगी की जो बात थी, उसमें खुद अधिकारी, जांच अधिकारी था, वो खुद हेड कांस्टेबल था। ये देखिए ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस की बात है कि हनुमान सिंह की बीट जो थी वो ही खानपुर शहर की थी और ये मामला भी खानपुर शहर का था, तो ये जो जांच थी क्योंकि बीट अधिकारियों को ही दी जाती है तो इसीलिए इसको दी गई थी और उस समय किसी की जानकारी में ये चीज नहीं थी कि खुद हनुमान सिंह के साथ ही लड़की जाना चाह रही है। मैम इसमें हेड कांस्टेबल की वाइफ ने भी कार्रवाई की मांग की है उसको जो इसमें हेड कांस्टेबल की जो पत्नी है उनको थाने में भी ले जाके भी उनसे पूछा गया है, उन्होंने मेरे से भी बात की है, तो किसी प्रकार की FIR दर्ज करने से उन्होंने फिलहाल मना कर दिया है। मैम ये जो युवती है उसके परिजनों का कहना है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसका इलाज भी किया जा रहा, तो इस वाले एंगल से क्या पुलिस जांच कर रही है कि उसको कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है? दस्तयाब की गई थी तो इस प्रकार की कोई भी चीज सामने नहीं आई, बट क्योंकि अब इन्होंने ये वाले फैक्ट्स FIR में ही इन्होंने इस चीज का खुलासा किया है तो इसको ध्यान में रखते हुए भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। रेमडेसिविर को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है अस्पताल में? रेमडेसिविर जितनी हमारी डिमांड है वो डिमांड हम डेली RMCL को भेज देते हैं और RMCL से हमें MD सर से और राज्य सरकार से पूर्ण रूप से जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप हमें सप्लाई मिल रही है। कहीं कोई रेमडेसिविर को लेके ऐसी कहीं समस्या नहीं है कि हमें कहीं किसी पेशेंट को लगानी हो और वहाँ उपलब्ध नहीं हो। पूर्ण रूप से सप्लाई सुचारू रूप से मिल रही है और इसके लिए किसी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि रेमडेसिविर खत्म हो गया। कितनी आमतौर पर अभी डेली हमारी करीब 300 से 400 रेमडेसिविर इंजेक्शन पर डे की रिक्वायरमेंट होती है और हमें करीब 500 के आसपास RMCL से डेली उपलब्ध हो जाती है। मेर घरों में मास्क लगाकर की ईसर गणगौर की पूजा, मांगा अमर सुहाग। कोरोना के चलते नहीं हुए बड़े आयोजन। गणगौर का त्योहार गुरुवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी के चलते इस बार बड़े आयोजन नहीं हुए, तो वहीं महिलाएं व युवतियों ने घर में मास्क लगाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने अमर सुहाग व कोरोना के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की है। हिंदी महाचैत्र की तृतीया को गणगौर का पर्व मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व की शुरुआत 16 दिन पहले ही हो जाती है। अविवाहित युवतियां रोज कुएं, बावड़ी व हैंडपंप से सिर पर कलश लेकर जेल लाती है। आज गणगौर पूजी जा रही है, क्यों पूजी जाती है गणगौर, क्या मतलब? जी साहब, गणगौर साहब सुहागन स्त्रियाँ भी पूजती है, कवानी लड़कियाँ भी पूजती है। जिन बच्चियों का विवाह नहीं होता है वो गणगौर पूजने से 16 दिन से उनको अच्छा घर, अच्छा वर मिलता है। सुहागन स्त्रियाँ पूजती है, उनको घर में सुख समृद्धि, उनके पति की आयु की वृद्धि होती है। आज के दिन औरतें व्रत भी करती है और भगवान गणगौर को ईश्वर शिव पार्वती का रूप माना गया है, इस वजह से पूजन करते हैं। लेकिन आज के युग में पहले तो सब औरतें इकट्ठे सामूहिक रूप से जाती थी और बगीचे में से गणगौर जेलें लेकर आती थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से सभी समाप्त हो गया है और सभी माताएं बहनें अपने अपने घरों के अंदर ये पूजन कर रही है और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रही है। नीवाड़ा कस्बे के पुरानी अस्पताल के पास आज सुबह 4 बजे अज्ञात कारणों से 4 खोखों में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना लगते ही नीवाड़ा पुलिस व दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग किस कारण लगी, इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिरकार सुबह 4 खोखों में किस कारण आग लगी या लगाई गई है, ये जांच का विषय है। आग किस
सूचना लगते ही आसपास में हड़कंप मच गया। लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था। इसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर अब पर्यटन स्थलों पर भी पड़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं शाम 5 बजे ही बाजार बंद करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में सभी स्मारक और संग्रहालयों में रात्रिकालीन पर्यटन बंद कर दिया गया है। पर्यटन का आइकॉनिक आमेर महल में रात्रिकालीन पर्यटन बंद कर दिया गया है। 16 अप्रैल से आमेर महल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहेगा। पर्यटन रात्रिकालीन महल भ्रमण नहीं कर सकेंगे। गृह विभाग द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2021 को जो नई गाइडलाइंस कोविड के संबंध में जारी की है, उसके अनुसार आमेर महल पर्यटकों के लिए प्रातः 8 बजे से खुलकर शाम 5 बजे समस्त व्यावसायिक गतिविधियों सहित बंद हो जाएगा। शाम 5 बजे बाद आमेर महल में किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी। प्रदेश में लगातार रोजाना कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने से राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की पालना में पुरातत्व विभाग ने रात्रिकालीन पर्यटन महल को बंद किया है। भरतपुर शहर में अभी 8 जगह पे हमने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं, जिसमें आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और उस जोन में सभी लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस जोन में ना घुसें और जिससे कि ये कोरोना के और फैलाव को रोका जा सके। भरतपुर में हमने टोटल अभी 8 जगह पे लगाया है, जिसमें कुछ जगह स्वर्ण जयंती नगर में है, कुछ गोपालगढ़ में है और कुछ अनामगढ़ में। देश में कोरोना जमकर पैर पसारता जा रहा है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 18 अप्रैल को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब परीक्षा की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। वहीं सरकार ने पहले ही सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं और 10वीं के बच्चों को इंटरनल मार्क्स पर प्रमोशन देने की बात कही है। साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब ने भी 10वीं के बच्चों को प्रमोशन देने की बात कही है। बीते साल कोरोना के सुपर स्प्रेडर के आरोपों को लेकर चर्चा में आए निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान फिर नमाज पढ़ने को इजाजत दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ एक साथ 50 लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं। इसके लिए मरकज का केवल फर्स्ट फ्लोर खुलेगा और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। पिछले साल मार्च में यही तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में देश और विदेश से इकट्ठा हुए करीब 2000 लोगों में से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मरकज से देश भर में कोरोना फैलने का मुद्दा उठा था और 31 मार्च को मरकज बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब कुंभ जैसा बड़ा आयोजन हो रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि 2 आयोजनों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? इसी का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड ने मरकज खोलने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में 15 दिनों तक धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही शूटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोग प्रभावित होंगे। लॉकडाउन को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FIICE के पदाधिकारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शूटिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसे देखते हुए फेडरेशन से जुड़े जो 32 क्राफ्ट हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, लाइटमैन हो, कैमरामैन हो या जूनियर आर्टिस्ट हो, करीब 5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। तो आइए हम फेडरेशन के पदाधिकारियों से बात करते हैं। कोरोना का ये सेकंड फेज आ गया, जिस तरीके से पूरा देश इससे जूझ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। तो चूंकि कल से महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन कहें या 144 धारा कहें जो 1 मई तक लगा दी है, तो इससे किस तरह का प्रभावित हुई है आप एसोसिएशन से जुड़े जो तमाम वर्कर जो काम करते हैं फिल्म के अलग अलग माध्यम में? और राजेश जी, ऐसा है कि इससे डेली बेसिस वर्कर जो है उसका डेली काम, उसका आज काम नहीं करता तो कल उसके लिए रोटी के बारे में सोचना पड़ता है। उसके सामने बहुत विकट समस्या है और यदि हमारा मजदूर भूखा रहता है तो हम भी खुश नहीं रहते हैं। समस्या हमारी भी हो जाती है। रात से ही हम परेशान हैं कि किस तरीके से इनके बारे में सोचा जाए, कहाँ से इनको मदद दिलाई जा सके।
किस तरह से काम होगा। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से बाकी लोगों की वो मदद करने जा रहे हैं, कुछ 5,500 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं। टोटल 5 लाख लोगों को जरूरत नहीं है, मगर 1 लाख लोगों को तो जरूरत पड़ेगी, उनका भी ख्याल रखे सरकार। सरकार से या राज्य सरकार से पिछले लॉकडाउन में कोई मदद मिली? फेडरेशन जैसा आपने बताया 5 लाख लोग जुड़े हैं, या इस बार आपकी क्या मांग है? मैंने केंद्र सरकार को भी लेटर लिखा, जितने हमारे सोर्स से हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमने लेटर सीतारमन जी को भी लिखा, चाहा कि शायद उनकी तरफ से कुछ तो इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाएगा। इस इंडस्ट्री से मैक्सिमम टैक्सेस जाते हैं, करीब तकरीबन 2,40,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर होता है फिल्म इंडस्ट्री का, जो बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह का कोई हेल्प नहीं किया। क्या मांग है सर, क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना यही है कि डेली बेसिस जिनका वर्क नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से हमने आर्टिस्टों से, प्रोड्यूसर बॉडी से उनकी मदद कराई थी, उनके सबके अकाउंट नंबर हैं, पैन नंबर है, फ़ोन नंबर है, मैं प्रोवाइड करता हूं उनके अकाउंट में कुछ न कुछ सरकार की तरफ से 2,000 4,000 कुछ तो आना चाहिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।